स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पंडित नेहरू के बाद का भारत। जी। वो दौर जब भारत एक नए नेतृत्व की तलाश में था और कई बड़े बदलावों से गुजर रहा था। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेहरू युग के बाद भारत का राजनीतिक सामाजिक माहौल कैसे बदला। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन घटनाओं को जोड़ कर देखें और समझें कि आज का भारत उस दौर से कैसे जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहरू जी के बाद जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, शास्त्री जी। उनका कार्यकाल छोटा रहा पर यादगार रहा। उनकी कुछ बातें बड़ी अनूठी थीं। जैसे उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछारें इस्तेमाल करने को कहा। ये काफी अलग सोच थी उस समय। बिल्कुल। और बसों में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति भी। ये छोटी बातें लगती हैं पर समाज पर असर डालती हैं। और हाँ, उनका वो रेल मंत्री वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना। जी। वो उनकी ईमानदारी और जवाबदेही का प्रतीक बन गया। फिर प्रधानमंत्री बनने पर उनका वो नारा, जय जवान जय किसान, बहुत ही शक्तिशाली नारा था। उस वक्त की दो सबसे बड़ी जरूरतें, देश की सुरक्षा और अनाज की जरूरत, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। इसी सोच ने शायद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की नींव भी रखी है ना। हाँ, कह सकते हैं। कृषि को प्राथमिकता देना उनकी नीति का अहम हिस्सा था। और उन्होंने एल.के. झा को अपना सचिव बनाया। क्या यहीं से प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब पीएमओ की शुरुआत हुई? हाँ, पीएमओ को एक संस्थागत रूप देने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ये एक अहम कदम था प्रशासन के लिहाज से। अच्छा, और वो योजना आयोग वाली बात कि मंत्रालयों को ज्यादा अधिकार दिए गए। जी, एक तरह से ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश थी। आर्थिक फैसलों में मंत्रालयों की भूमिका बढ़ाने की तरफ एक कदम, शायद आर्थिक सुधारों की हल्की सी आहट। फिर 1965 का भारत-पाक युद्ध हुआ। और उस युद्ध में शास्त्री जी का नेतृत्व काफी दृढ़ माना गया। देश एकजुट हुआ उनके पीछे। लेकिन फिर ताशकंद समझौते के ठीक बाद उनका अचानक निधन हो गया। बहुत दुखद। जी, बहुत अप्रत्याशित था। उनके बाद आई इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी का दौर ये तो बहुत ही उथल-पुथल वाला रहा। शुरुआत में बड़े कदम उठाए उन्होंने। बिल्कुल। गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये एक बड़ा आर्थिक फैसला था। जी, 14 बड़े बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया और साथ ही रजवाड़ों को मिलने वाला प्रिवी पर्स भी खत्म कर दिया। ये भी एक बड़ा कदम था सामंती विशेषाधिकारों को खत्म करने की दिशा में। फिर 1971 का युद्ध। हाँ, पाकिस्तान से युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण, ये तो एक बहुत बड़ी जीत थी भारत के लिए। और इंदिरा गांधी की छवि काफी मजबूत हुई। निश्चित रूप से। इसी दौर में 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किया। स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण में। जी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही देश में राजनीतिक माहौल बिगड़ने लगा। और फिर आया 1975 का आपातकाल, इमरजेंसी। हाँ, ये भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही काला अध्याय माना जाता है। लगभग 2 साल तक चला। इस दौरान क्या हुआ, मतलब मुख्य बातें क्या थी? नागरिकों के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगी, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और संविधान में भी बड़ा बदलाव किया गया, 42वां संशोधन। जी, 42वां संशोधन। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर कई अनुच्छेदों में बड़े बदलाव किए। इसने न्यायपालिका की शक्तियों को भी कम करने की कोशिश की। फिर इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए। और कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। जनता पार्टी सत्ता में आई। ये पहली बार था कि केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। सही कहा। इस सरकार का एक मुख्य काम था इमरजेंसी के दौरान किए गए बदलावों को पलटना। उन्होंने 44वां संशोधन किया, है ना? जी, 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और इमरजेंसी लगाने के नियमों को और सख्त बनाया गया। लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। नहीं, जनता पार्टी कई अलग अलग विचारधारा के दलों का गठबंधन थी और आपसी झगड़े और महत्वाकांक्षाओं के कारण ये सरकार गिर गई। और 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई। हाँ, वो फिर से प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनका ये दूसरा कार्यकाल भी आसान नहीं था। पंजाब में उग्रवाद की समस्या बहुत बढ़ गई थी। जी, खालिस्तान की मांग को लेकर हिंसा बढ़ रही थी और फिर हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई, ये बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद कदम था। बिल्कुल। और इसी के नतीजे में दुर्भाग्यवश उनकी हत्या कर दी गई, उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा। और उसके बाद दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़के।
बहुत ही भयानक दौर था वो। हाँ, हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। ये भारतीय इतिहास का एक और काला पन्ना है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। जी, राजीव गांधी युवा थे और उनसे काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया। हाँ, कंप्यूटर क्रांति, दूरसंचार, टेक्नोलॉजी मिशंस, ये सब उनके समय की बातें हैं। अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में भी कुछ शुरुआती कदम उठाए। सही, लेकिन उनकी सरकार भी विवादों से घिरी रही। एक तो शाहबानो मामला था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून लाना, उस पर काफी बहस हुई, तुष्टीकरण के आरोप लगे। और दूसरा बड़ा विवाद था बोफोर्स घोटाला। जी, तोप सौदे में दलाली के आरोप लगे, जो उनकी मिस्टर क्लीन छवि के लिए बड़ा झटका था। उनका एक और बड़ा फैसला था श्रीलंका में शांति सेना भेजना। हाँ, IPKF। वो मिशन भी बहुत मुश्किल साबित हुआ और आखिर में असफल रहा। काफी भारतीय सैनिक शहीद हुए। तो राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह, उन्होंने बोफोर्स मुद्दे पर ही कांग्रेस छोड़ी थी और फिर प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित फैसला था मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना। बिल्कुल, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। इसने तो पूरे देश में मतलब सामाजिक और राजनीतिक भूचाल ला दिया। आरक्षण के समर्थन और विरोध में बड़े आंदोलन हुए। जी, समाज बहुत बुरी तरह बढ़ गया था इस मुद्दे पर, और इसी दौरान राम मंदिर आंदोलन ने भी जोर पकड़ा। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। BP सिंह की सरकार भी इन्हीं अंतर्विरोधों के कारण गिर गए। फिर चंद्रशेखर कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद PV नरसिम्हा राव। हाँ, नरसिम्हा राव का कार्यकाल बहुत अहम माना जाता है, खासकर आर्थिक नजरिए से। 1991 के आर्थिक सुधार। लाइसेंस राज का खात्मा। जी, उस समय भारत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और राव के नेतृत्व में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG की नीतियां अपनाई गईं। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल, साथ ही उनके कार्यकाल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी हुआ, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली। हाँ, लेकिन राव सरकार के दौरान ही 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। ये एक और बेहद दुखद और विभाजनकारी घटना थी। इसके बाद देश भर में दंगे हुए। जी, तो राव का कार्यकाल इन दो बड़ी और काफी हद तक विपरीत घटनाओं के लिए याद किया जाता है, आर्थिक सुधार और बाबरी विध्वंस। इसके बाद से तो जैसे गठबंधन सरकारों का दौर ही पक्का हो गया। हाँ, किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल हो गया। छोटी छोटी सरकारें बनी, गिरीं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA की सरकार आई। वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल की मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, सबसे पहले तो 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित किया। हाँ, इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी काफी तीखी थी, प्रतिबंध भी लगे। जी, फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें भारत को जीत मिली। हाँ, इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी सड़क परियोजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, ये भी उनके कार्यकाल के अहम काम थे। NDA के बाद फिर UPA की सरकार आई 2004 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। जी, लगातार 2 कार्यकाल, 10 साल तक UPA का शासन रहा। इस दौरान क्या खास हुआ? एक तो भारत अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ। हाँ, न्यूक्लियर डील काफी अहम माना जाता है इसे कूटनीतिक तौर पर। बिल्कुल। फिर आया सूचना का अधिकार कानून, RTI। ये तो आम आदमी के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए। सही कहा। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, मनरेगा, गांवों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, इसका भी काफी असर हुआ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। जी, लेकिन UPA 2 के दौरान सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। हाँ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, इनकी काफी चर्चा हुई। और इन्हीं मुद्दों को लेकर अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ, लोकपाल की मांग को लेकर। इस आंदोलन ने भी राजनीतिक माहौल को काफी बदला। हाँ, इसने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना दिया और शायद 2014 के चुनावों के लिए जमीन तैयार की। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी और इस बार भाजपा को अकेले ही पूर्ण बहुमत मिला। जी, ये कई दशकों बाद हुआ कि किसी गैर कांग्रेसी दल को अपने दम पर बहुमत मिला हो। इस सरकार के बड़े कदम कौन से रहे हैं? कई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, गरीबों के बैंक खाते खोलने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, सफाई पर काफी जोर दिया गया। और फिर नोटबंदी हुई, विमुद्रीकरण। जी, 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए। इसका मकसद काला धन, नकली नोट और आतंकवाद की फंडिंग रोकना बताया गया।
इस पर काफी बहस हुई कि ये कितना सफल रहा। फिर जीएसटी लागू हुआ, वस्तु एवं सेवा कर। हाँ, एक देश एक टैक्स का विचार, ये आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है। डिजिटल इंडिया पर भी काफी फोकस रहा है। जी, डिजिटल पेमेंट, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाना, इस पर काफी काम हुआ है। और सुरक्षा के मोर्चे पर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाइयां की गईं। तो ये हमने नेहरू के बाद के लगभग 6-7 दशकों का एक खाका खींचा। जी, राजनीतिक उठापटक, बड़े आर्थिक बदलाव, सामाजिक आंदोलन, सुरक्षा की चुनौतियां, बहुत कुछ घटा इस दौरान। हर दशक अपने साथ नई चुनौतियां और नए मौके लेकर आया। बिल्कुल, और ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक घटना दूसरी को प्रभावित करती है और मिलकर आज के भारत की तस्वीर बनाती हैं। वाकई इन दशकों ने आधुनिक भारत को गढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, और ये सोचना भी जरूरी है कि इतिहास के ये सबक हमें भविष्य के बारे में क्या सिखाते हैं। आगे भारत के सामने कौन सी राहें होंगी, कौन सी चुनौतियां, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल सही, ये विचार करने वाली बात है।